हेलो दोस्तों, फ्यूचर आईएएस पीसीएस ऑफिसर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जो कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम था वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो ही चुका है। बस उसका ये है कि कमीशन की ओर से उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन जो आएगा डेट के साथ आएगा कि जो नेक्स्ट डेट जो देगा वो कब होगा। और इस बार जो 2 बार तो वैसे भी पोस्टपोन हो चुका है, तीसरी बार जो होगा ये बिल्कुल भी पोस्टपोन होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो एग्जाम होगा, तो अब चाहे ये एग्जाम दिसंबर में हो चाहे उससे भी आगे जाए, बट क्या करना है इस समय, अपनी जो प्रिपरेशन आप लोग करते आ रहे हो ना, उस प्रिपरेशन को आपको बहुत अच्छे से और आगे बढ़ाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी मतलब जो प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा आप ऐसा कीजिए, जो मेंस का सिलेबस है जो मिलता जुलता है, जो मतलब जैसे जीएस का सिलेबस है, तो वो ही ज्यादा आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। मतलब अगर किसी को लगता है ऐसा कि अगर मेरी पीटी की प्रिपरेशन हो चुकी है सही, वो अगर आपके पीवाईक्यूज हो गए, टेस्ट सीरीज में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो और सिर्फ दोनों पेपर पर आप लोगों को ध्यान देना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, तो इससे ये होगा कि देखो कि और जैसे आरओ का और एआरओ का जो पेपर है वो 22 दिसंबर को जो डेट है वो तो होगा ही होगा, वो बिल्कुल नहीं टलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, चाहे मतलब एग्जाम इस महीने हो, दिसंबर में हो या जनवरी फरवरी, तो जब भी एग्जाम होगा तो अब आपको अच्छे से उस तैयारी को आगे बढ़ाना है और बहुत अच्छे से करना है। तो आज की जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो इस रिगार्डिंग है कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियां जो 6 से लगा करके 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है बुक्स, जो इतिहास की बुक है, हिस्ट्री की जो बुक है, मैं सबसे पहले हिस्ट्री को क्यों लिया, क्योंकि मैं भी नेट क्वालिफाइड हूँ हिस्ट्री से बहुत ही अच्छे मार्क्स से। बस जो जेआरएफ जो था मेरा 2 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन से दिसंबर वाला जेआरएफ मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, एक क्वेश्चन की कमी रह गई थी कट ऑफ से, बल्कि और बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए हुए हैं, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री का ही वो क्या है, और मेरा खुद का अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर आपको हिस्ट्री से ही शुरुआत की है, मतलब जो भी है। और जो पिछली पुरानी वीडियो जो मेरे चैनल पर है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जो आज की क्लास है, जो क्वेश्चंस आंसर, देखो इसमें क्या है कि जो आंसर है ये लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चंस को समझो और आंसर। ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पर और भी बहुत सारे चैनल ऐसे चल रहे हैं जो आंसर के साथ पढ़ा रहे हैं। तो मेरा क्या है कि मैं इनको अच्छे से क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है कि हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, इसमें पाषाणकालीन संस्कृतियां, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में बात किया। ये पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है। इसमें न्यू और ओल्ड दोनों ही एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड की गई है। 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पशुओं की हड्डियों से बने औजारों का प्रमाण कहाँ मिलता है? कहाँ से मिलता है? नंबर ए देखो कश्मीर घाटी, नंबर बी बोलन घाटी, नंबर सी नेपाल की तराई और नंबर डी ऊपरी गंगा के मैदान। तो आंसर हुआ इसका बोलन घाटी। तो याद रखेंगे आंसर को बोलन घाटी। ठीक है, ये हमने आंसर देख लिया, आंसर ये रहा बोलन घाटी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, कश्मीर की घाटी में जानवरों पशुओं की हड्डियों से बने औजार और हथियार के प्रमाण मिले हैं। इस काल में आदिमानव ज्यादातर चकमक पत्थर से बने औजारों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में करते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ियां और बसूले बनाए जाते थे। इन औजारों का प्रयोग आदिमानव पेड़ों की टहनियां काटने, जानवरों को मारने, जमीन खोदने आदि में करता था। चकमक पत्थर के औजार ने आग उत्पन्न करने के अतिरिक्त अन्य कार्यों में आदिमानव को सुविधाएं दी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें क्या पूछे, कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे ही हमारे हाथ में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये देखो कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो ए में दिया हुआ है, इस काल में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। ठीक है, और बी में देखा, इस काल में विदारणी एक प्रमुख औजार था।
इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। तो आंसर है इसका, इस काल में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, क्योंकि क्या था इसमें, क्या नाम है, आरंभिक पुनर्वासन काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये वाला, इस काल में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा नहीं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये गलत है। तो क्यों है? आरंभिक पुनर्वासन काल के संबंध में ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आरंभिक पुनर्वासन काल के मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे। इस युग का मानव अपना खाद्य कठिनाई से प्राप्त करता था। उस समय अधिकांश शिकार पर ही निर्भर था। सबसे पहले तो शिकार पर इजीली नहीं था, और जो ये थे कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर तथा खंडक, चौपर आदि हथियारों तथा औजारों का प्रयोग होता था। इस युग के निवास, ठीक है, निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में स्थित है, लेकिन अनेक स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल क्षेत्रों में भी मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, भारतीय पुनर्वासन युग को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? निम्न पुनर्वासन, महापाषाण युग, मध्य पुनर्वासन युग, उत्तर पुनर्वासन। इसमें बात की जा रही है पुनर्वासन युग। पुनर्वासन युग की 3 अवस्थाएं हैं, निम्न पुनर्वासन, मध्य पुनर्वासन, उत्तर पुनर्वासन। मध्य पाषाण अलग से है, इसके 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है पुनर्वासन काल को। निम्न पुनर्वासन काल, मध्य पुनर्वासन काल और उत्तर पुनर्वासन। इसके बाद शुरू होता है मध्य पुनर्वासन काल और मध्य महापाषाण युग। फिर उसके बाद से शुरू होता है नवपाषाण, जो थर्ड है। जैसे पूरी पाषाण काल जो है ना 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखो, भारतीय पुनर्वासन युग को 3 अवस्थाओं में महापाषाण युग शामिल नहीं है, क्योंकि भारतीय पुनर्वासन युग को मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजारों और जलवायु परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया था। आरंभिक, निम्न पुनर्वासन युग, मध्य पुनर्वासन, उत्तर पुनर्वासन युग। इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब बात करते हैं पुनर्वासन युग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बात करते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं, अधिकांश आरंभिक पुनर्वासन युग हिम युग से गुजरा है। ठीक है, आरंभिक पुनर्वासन के स्थल पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। हस्तकुठार द्वितीय हिमालय अंतर हिमावर्तन के समय के जमाव में मिले हैं, ये भी ठीक है। आरंभिक पुनर्वासन के बिहार के चिरांद में पाए गए हैं, ये कथन जो कि गलत है। पुनर्वासन युग के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है, क्योंकि आरंभिक पुनर्वासन युग के औजार चिरांद से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बोलन घाटी कहाँ है? मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है, उधर वहां से प्राप्त, वहां पर बोलन घाटी है, वहां से प्राप्त हुई है। चिरांद जो कि है, चिरांद जो है नवपाषाण काल का स्थल है, के औजार मिले हैं, और ये चिरांद जो है बिहार राज्य में स्थित है, याद रखे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मध्य पुनर्वासन युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद ये देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। इसमें पूछा गया सत्य है। किसी कथन में, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सत्य नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि इसमें पूछा क्या गया है। इस युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था, पहला। दूसरा है फलक, बेदनी, छेदनी तथा खुरचनी पपड़ी से बने औजार है। ठीक है, इस युग में सूक्ष्म औजार, माइक्रोनित औजारों का प्रयोग किया गया था। जी नहीं, ये तो महापाषाण काल में आगे आएगा। ठीक है, अब देखो, इस युग में सूक्ष्म पाषाण, मध्य पुनर्वासन युग के संबंध में 1 और 2 कथन सत्य है। मध्य पुनर्वासन युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बने, तो इसमें आंसर हुआ 1 और 2 बी। और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाया गया। इस युग के मुख्य औजारों में पपड़ियों से बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी शामिल होते हैं। कि बड़े पत्थरों से जो बचते थे ना, वो जैसे एक पत्थर से एक पत्थर को मारा और क्या उसका जो टुकड़ा बचता था वो कहलाता फलक।
क्योंकि उसके छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर वो बनते थे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है और ध्यान से इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखो ऐसा है क्योंकि माइक्रोलिथ औजार मध्य पाषाण युग से संबंधित है, ना कि पूरा पाषाण युग में। जो माइक्रोलिथ औजार है ना, ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है, याद रखेंगे। अब 6 क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। मध्य पाषाण काल में उस उद्योग को क्या कहते थे जिसमें पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया गया? देखो चैप्टर 5 है, 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी से बना हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मिसोलिथिक उद्योग, दूसरा बटिकास्म उद्योग, तीसरा सी जो है शैलाश्य उद्योग और डी जो है मेगालिथ उद्योग। तो आंसर है बटिकास्म उद्योग। मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर के गोलों से वस्तुओं के निर्माण की कला विकसित थी, जिसे सरल बटिकास्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। इस काल के स्थल उसी स्थान पर मिले हैं जहां आरंभिक पुरापाषाण स्थल पाए गए हैं। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे स्थित कई स्थानों पर तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती अनेक स्थानों पर पाई गई है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। आधुनिक प्रारूप में मानव यानी कि होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव किस युग में हुआ था? और चैप्टर 5 पर 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी से संबंधित बना हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ए देखो, उत्तर पुरा पाषाण काल, बी में है मध्य पुरा पाषाण काल, सी में हुआ मध्य पाषाण काल और डी नव पाषाण काल। जो इसका आंसर हुआ ए, उत्तर पुरा पाषाणीय काल। आधुनिक प्रारूप में मानव का प्रादुर्भाव उत्तर पुरा पाषाणीय काल में हुआ। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के उपयोग हेतु गुफाओं का साक्ष्य भीमबेटका से मिला है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। इस युग में फलक और तक्षणियों, ब्लेड्स और ब्यूरिन्स के उपयोग के साक्ष्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से मिले। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर है उत्तर पुरा पाषाणीय काल। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे की व्याख्या देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया? मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछा उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यह पुरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का संक्रमण काल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस युग में लोग शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तु एकत्रित कर पेट भरते थे, ये भी ठीक है। इस युग में लोग पशुपालक बन गए, ये गलत है। ठीक है, 1 और 2 ये दोनों कथन इसमें राइट है। अब देखो, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन जो देखना होता है ना, वो भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे। ठीक है, ध्यान से। मध्य पाषाण युग के संबंध में 1 और 2 सत्य है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जो मध्य पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। यह पुरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। इस युग के लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तु को संग्रह कर अपना भोजन तैयार करते थे। और 3 जो है एकदम असत्य है, क्योंकि मध्य पाषाण युग के लोग पशुपालक नहीं थे। पशुपालन जो आया ना, वो नव पाषाण युग में आया है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समेकित नहीं है? तो वीरभान जो है पश्चिम बंगाल में है, राइट। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास जो है। डीडवाना देखो, ये एकदम गलत है। डीडवाना जो है राजस्थान में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में, ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस इसकी जितना जरूरी है उतनी ही एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। इसमें किसके मिश्रण से कांसे का निर्माण होता था? इसमें टिन। देखने की आवश्यकता ही नहीं। लोहा बी पर, सी लाजवर्धन यानी लापिस लाजुली, डी पर सीसा, पहले पर है टिन। टिन का याद रखेंगे, इसके साथ टिन यूज होती थी। याद रखो, मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। तांबा और टिन के मिश्रण से कांसे का निर्माण होता है, क्योंकि यह एक मिश्र धातु है। तांबा भारत
में राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था और टिन का आयात बर्मा और मलय प्रायद्वीपों से किया जाता था। दक्षिण भारत में देवी प्रतिमाओं के निर्माण में कांस्य का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की कलाकृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखो क्वेश्चंस में। इस काल में पर्चिंग पक्षी आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते थे, एकदम सत्य है। पर्चिंग अनाज पर जीने वाला प्रमुख पक्षी था जो कि अनाज पर जीता था। भीमबेटका चित्रकला की आदिम परिस्थिति को उद्घाटित करता है, बिल्कुल राइट है। भीमबेटका वर्तमान उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, जो कि एकदम गलत है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। अब इसका व्याख्या देखेंगे क्वेश्चन की। पुरापाषाण और मध्य पाषाण की कलाकृतियों के संबंध में डी सत्य नहीं है, क्योंकि पुरापाषाण और मध्य पाषाण की कलाकृतियां भीमबेटका के शैलाश्य से प्राप्त हुई है। यह स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थल विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं पाई गई हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के हैं, जिनमें बहुत सारे पशु पक्षी और मानव के चित्र भी हैं। अनाज पर आश्रित रहने वाली पर्चिंग पक्षी के चित्र इन गुफाओं में नहीं मिलते, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, यह स्थान है। पहला लग्नाज। ठीक है, देखो चैप्टर 5 है, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी का। बी में बीरभानपुर, सी में आदमगढ़ और डी है चौपानी मांडो। तो इसका जो आंसर है आदमगढ़ है। ये आदमगढ़ इसका आंसर है। ठीक है, आंसर याद रखना है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर जिले में पशुपालन की उन्नत अवस्था मौजूद थी। यह अवस्था 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य मौजूद थी। आदमगढ़ में यहाँ के निवासियों की जीविका का आधार पशुपालन प्रतीत होता है। पशुपालकों के निवास स्थल के साक्ष्य भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आज बात कर ले। अब पहला क्वेश्चन देखें, नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ए, इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग करते थे। दूसरा, बी यानी लोग कांसे की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। सी में इस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। डी, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। तो आंसर इसमें जो बी है, लोग कांसे कुल्हाड़ी का प्रयोग करते, जी नहीं करते थे। नवपाषाण काल, अब इसका व्याख्या देखेंगे। नवपाषाण काल के संबंध कथन भी बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि नवपाषाण काल में कांसे की कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग होता था। नवपाषाण काल के कई महत्वपूर्ण कारणों में से केंद्र में रहा है, जिसमें कृषि उत्पादन, मिट्टी के बर्तन और बनाने हेतु चाक का उपयोग, पशुपालन का प्रारंभ तथा आग का प्रारंभ आदि प्रमुख थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि संबंधित है नवपाषाण काल से ही। नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुफराल से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गुफराल का अर्थ शिकार की गुहा है। गुहा मतलब गुफा, जो कि इसमें कथन है। कौन सा सत्य है? कथन केवल ए सत्य है। नवपाषाण काल, अब इसके एक्सप्लेनेशन देखें। नवपाषाण काल के संबंध में कथन एक सत्य है। कश्मीर घाटी में नवपाषाण कालीन स्थान गुफकराल है, जहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों से परिचित थे, अतः यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कथन भी असत्य है, क्योंकि गुफराल का कुम्हार की गुफा होता है, ना कि शिकारी की गुफा। गुफकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। याद रखेंगे क्या मतलब होता है? कुम्हार की गुफा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, ये कौन सी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ठीक है,
चेचर कहाँ है? बिहार में। गारो पहाड़ियां मेघालय में। हल्लूर कर्नाटक में। इसका बी ऑप्शन, ठीक है, एकदम डायरेक्ट बी ऑप्शन है। इसको मिलान करने का है। ये क्या, चैप्टर 5 क्लास 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। अब आप इसका व्याख्या देखेंगे, ठीक है। व्याख्या देखो, मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ठीक है। चेचर बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। गारो पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का भाग है। हल्लूर एक नवपाषाण कालीन स्थल है जिसकी अवस्थिति जो है कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही, ठीक है। तो आज की जो ये क्लास है, बस आज हम इसमें इस वाली क्लास में सिर्फ हम 15 क्वेश्चंस तक ही करेंगे। अगली क्लास में हम